हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स के लिए और जो भी बच्चे बैंक्स के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, उनके लिए गुड न्यूज़ है। 2026 के लिए आपके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप ज्वाइन कीजिए, तैयारी अपनी शुरू कीजिए। वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी को शुरू की करेंगे। देखिए वो तो सब आता ही रहता है। आप तैयारी जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना देखो कवर करना आसान रहेगा, उतना इजीली आप उस दिन से करंट अफेयर्स कवर कर सकोगे। आपको कोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। इस कोर्स में आपको बेसिक टू एडवांस्ड वीडियो क्लासेस मिल जाती है बाय एक्स मैनेजर्स जिन्होंने खुद बैंक के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं। देन 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस मिलता है आपको। सिलेबस का सारा कवरेज होगा आपका, स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा और डाउट क्लियरेंस सपोर्ट भी आपको मिलता है। कोर्स को लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और जो कोर्स है ये आपके देखिए 2 वर्जन्स में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड आपका जो है इसमें आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है। प्रो वर्जन में ऑनलाइन तो सब अवेलेबल होगा, प्लस आपको फेज़ 2 की आरबीआई की बुक्स होम डिलीवर्ड होती हैं। आपके स्टैंडर्ड कोर्स का प्राइस है 4899, आफ्टर डिस्काउंट 55% का डिस्काउंट चल रहा है अभी इस पर। प्रो वर्जन का है 8499 और ये भी डिस्काउंटेड प्राइस है आपका, 60% डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी लीजिए और अभी अपने जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये कोर्स को लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए आपकी पहली न्यूज़ है, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह जी लॉन्चेस द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे हम सीबीडीसी कहते हैं, बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन गांधीनगर, जो कि कैपिटल है गुजरात की। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आज तक सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि इंडिया की ई रूपी है, अगर आपको पता हो, तो वो तो ये था कि वॉलेट था ऑनलाइन, सरकार आपका सब कुछ ऑनलाइन करना चाहती थी, पेमेंट था। अभी इसमें पीडीएस कहाँ से आ गया? चलिए अब हम समझते हैं कि पीडीएस में ही कैसे यूज़ होगा। सबसे पहले हम लॉन्च देख लेते हैं। तो लॉन्च किया गया और स्लोगन क्या दिया गया है इसे, हर दाना हर रुपया हर अधिकार। हर एक भी जो ग्रेन का टुकड़ा है ना, हर रुपए का हर अधिकार का ध्यान इसके अंतर्गत रखा जाएगा। और अभी सबसे पहले इसे 4 डिस्ट्रिक्ट्स में रोल आउट किया गया है गुजरात की, जो कि है अहमदाबाद, आनंद, वलसाड और सूरत। एंड इसमें क्या है, जो इवेंट हुआ था ना उसके साथ साथ ग्रेन एटीएम्स भी इनॉग्रेट किए गए हैं। तो ग्रेन एटीएम्स जो है ना ये गुजरात में ही डेवलप हुए हैं। इससे क्या होता है, जो भी बेनिफिशरीज है ना पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत, जिनके पास भी देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जिन्हें भी आपके रेशनलाइज्ड आपके भाव पे, दामों पे खाने पीने के ग्रेन्स, दालें, तेल, ये सब दिया जाता है सब्सिडाइज्ड रेट पे। तो जो वो बेनिफिशरीज़ हैं वो ये राशन ले सकते हैं किससे, अब ग्रेन एटीएम से। मतलब उनको वो दुकान पे जाके मिडिलमैन वाले इन सब कामों से वो बच जाएंगे और एक तरह से अब एटीएम्स के थ्रू व्हीट, राइस और पल्सेस भी मिलेंगे और ये 24/7 उन्हें अवेलेबल रहेगा। और इस ग्रेन एटीएम का नाम रखा गया है अन्नपूर्ति मशीन। और गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि इसे नेशन वाइड ला दिया जाए, इस पूरे आपके लॉन्च को, पूरे अन्नपूर्ति मशीन को, पीडीएस सिस्टम को सीबीडीसी के थ्रू सारे देश में लाया जाएगा 3 से 4 साल में। और इवन इसके साथ इन्होंने एक एमओयू भी साइन किया है विद कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, जिससे एक प्री लिटिगेशन इकोसिस्टम होगा कि अगर किसी भी बेनिफिशियरी को लगता है नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, इस एटीएम में मैंने इतना पैसा डाला था नहीं पर मेरे को ग्रेन ठीक नहीं मिला, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, तो वो सारे इश्यूज़ को डील करने के लिए उन्होंने सीईआरसी के साथ एमओयू साइन किया है। अब आप बोलोगे सीबीडीसी के साथ पीडीएस कैसे काम करेगा। चलिए देखो, हम सब जानते हैं कि जो आपका पीडीएस सिस्टम है उसमें बहुत सारे लीकेजेस हैं। क्या होता है कि ग्रेन्स को कई बार एक्चुअली बेनिफिशरीज तक नहीं पहुंचते, वो नॉर्मल शॉपकीपर्स को बेच देते क्योंकि उनके पास तो सब्सिडाइज रेट में आए हैं, तो एक्चुअली बेनिफिशरीज तक वो पहुंचता ही नहीं है, बीच में से बहुत ज़्यादा लीकेजेस हैं। अब जो ये नया सिस्टम है ना, इसमें क्या होगा, डिजिटल रुपी, ई रूपी, जो कि आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई सीबीडीसी ऐप है, वो इंश्योर करेगी कि सब्सिडीज यूज एग्जैक्टली एज इट इज़ इंटेंडेड। अब इसमें क्या होगा, जो बेनिफिशरीज हैं उन सबको प्रोग्रामेबल टोकन्स यानी कि डिजिटल टोकन्स दिए जाएंगे उनके एक स्पेशलाइज्ड वॉलेट में, यानी उनका एक वॉलेट क्रिएट किया जाएगा पीडीएस
ऐप का पीडीएस सिस्टम के लिए एक वॉलेट आएगा और उस वॉलेट में हर बेनिफिशियरी को डिजिटल टोकन दिए जाएंगे। और ये जो टोकन है ये पर्पस बाउंड रहेंगे, मतलब जिस चीज़ के लिए दिए गए हैं उसी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और कहाँ पर, आप फेयर प्राइस शॉप्स में जाइए जो भी आपकी एरिया में है, और जो भी आपको स्पेसिफाइड है कि इतना फूड ग्रेन आपको मिलना है उसी के लिए आप वो यूज़ कर सकते हो। वो पैसों को कहीं और चाह के भी खर्च आप नहीं कर सकते। इसके साथ साथ क्या होगा, जो यूज़र्स हैं वो स्मार्टफोन की ऐप भी, जैसे कि पीएनबी डिजिटल रुपी ऐप है, या फिर एसएमएस बेस्ड वाउचर्स भी दिए जा सकते हैं फॉर फीचर्स फ़ोन यूज़र्स, जिसके इनमें क्या होगा वो उसे जाके रिडीम कर सकते हैं अपने पास की फेयर प्राइस शॉप्स में और उन्हें सामान मिल जाएगा। इसके साथ साथ रियल टाइम सेटलमेंट रहेगी, तो जब भी बेनिफिशियरी वो डिजिटल टोकन के थ्रू मानिए उन्होंने पे किया फेयर प्राइस शॉप में, तो साथ के साथ ही जो पैसे हैं वो फ्लो हो जाएंगे, सारी सेटलमेंट रियल टाइम में होगी। और इससे क्या होगा कि अब डायरेक्टली होगा, देखो हम लोग जितने भी सब्सिडीज़ का देखते हैं, हम लोगों ने इतनी बार डिस्कस किया है कि आपका आजकल सिस्टम क्या हो चुका है, आपका जो ट्रिनिटी है हमारी, जैम ट्रिनिटी इतनी फेमस है कि डायरेक्टली बेनिफिशरीज को पैसा उनके अकाउंट में जाता है, सब्सिडीज़ का मिडिलमैन ख़त्म हो रहा है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने और चीज़ एक ख़त्म कर दी, इन्होंने पैसे का ही वो ख़त्म कर दिया। इन्होंने कहा कि सीबीडीसी ई रूपी देंगे हम आपको, और आपको उसी के लिए वो डिजिटल करेंसी सिर्फ यूज़ कर सकते हो, ये नहीं कि आप उस सब्सिडी को किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। चलिए सीबीडीसी के बारे में भी अब हम थोड़ा जान लेते हैं। तो ये कोई भी याद रखना, ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। आरबीआई क्रिप्टो करेंसी को तो मना किया हुआ है, हमारे यहाँ पे लीगल टेंडर है ही नहीं है। लेकिन सीबीडीसी है, या फिर जिसे हम डिजिटल रुपी बोलते हैं, ये एक डिजिटल फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर है, यानी कि पूरा लीगल है हमारी कंट्री में इसे यूज़ करना। और इसे कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। सो ये सॉवरेन करेंसी ही आती है, यानी आरबीआई की लाइबिलिटी, जैसे कि फिजिकल कैश पे आपने लिखा पढ़ा है, कभी लाइन लिखी होती है कि आरबीआई विल पे दिस दिस, ऐसे पूरा लिखा होता है। तो ये भी जो आपकी ई रूपी है वो भी डायरेक्ट लाइबिलिटी आरबीआई की ही है। और बिल्कुल आप जो है ना, अगर 1 रुपया आपके पास ई रूपी है, डिजिटल करेंसी है, तो आप उसे 1 रुपया फिजिकल कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, टोटली इक्वल रेट पे एक्सचेंजेबल है। अभी दो तरह का है सीबीडीसी, आपका रिटेल है जिसे ई रूपी, जिसे आप और मैं कोई भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है। एंड होलसेल है, होलसेल जो है वो इंटरबैंक सेटलमेंट्स और लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं। और ये जो आपका पूरा सीबीडीसी वर्क करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, या फिर जिसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, उस पर काम करता है। अब देखो सीबीडीसी क्यों आया, क्यों उन्होंने यूपीआई को हटाया, या फिर क्यों वो ये चाहते हैं कि नहीं हम लोग एक्चुअल पैसा नहीं देना चाहते अकाउंटों में, क्या है इसका दिक्कत। अब देखो सीबीडीसी होने की वजह से सबसे पहले बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी। उससे क्या है कि आपके फ़ोन में ऐप है, आप उस पर रजिस्टर्ड हो, उसमें ही आपके डायरेक्टली डिजिटल जो आपकी करेंसी है वो फ्लो कर जाएगी। एंड दूसरा सबसे बड़ा फीचर और बेनिफिट है प्रोग्रामेबिलिटी, यानी कि क्या है, मानो मैंने दिया बैंक अकाउंट में, आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ डीबीटी, ठीक है। अब वो 100 रुपये बेनिफिशियरी जिस मर्जी तरह यूज़ करे, पर सीबीडीसी में आप प्रोग्राम कर सकते हो कि 100 रुपये से मेरे को वीट ही खरीदनी है, और इसीलिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा एज़ कम्पेयर टू यूपीआई। चलिए नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनोग्रेट्स द सेंटिनरी सेलिब्रेशंस ऑफ द ऑल चिक्की स्क्रिप्ट। तो चलिए ऑल चिक्की स्क्रिप्ट देख लेते हैं हम क्या है। तो ये आपका बेसिकली संथाल कम्युनिटी की स्क्रिप्ट है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि इस स्क्रिप्ट में वो अपनी लैंग्वेज में राइटिंग ही है, लिखते ही हैं, नहीं, वो उनके लिए उनकी आइडेंटिटी है। और संथाल कम्युनिटी क्या है, देखिए इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, और उनकी जो भाषा है उसकी जो लिखित, जैसे उसे वो लिखते हैं, उसकी जो लिपि है वो है ऑलची की स्क्रिप्ट। और ये क्रिएटर कौन थे स्क्रिप्ट के, वो हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू जी। और इन्वेंशन किस ईयर में हुई थी स्क्रिप्ट की, 1925 में मयूरभंज में हुई थी, उड़ीसा में। और इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है स्क्रिप्ट को, संथाली लैंग्वेज के लिए। और ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, टू ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा फैमिली। इसमें क्या होता है, इसके टोटल 30 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट सिस्टम में, और ये पूरे फोनेटिक्स पे बेस्ड है, मतलब साउंड्स पे बेस्ड है, यानी कि हर साउंड का एक सिंबल है इसमें।
और ये क्यों रिक्वायर्ड थी, क्यों ये स्क्रिप्ट बनाई गई? सो पहले क्या होता था, जो संथाली लैंग्वेज होती थी ना, वो रोमन, देवनागरी, ओडिया, बंगाली स्क्रिप्ट्स इन सब में लिखी जाती थी। लेकिन इससे ना एक्चुअल जो संथाली साउंड्स थी वो सब नहीं डिपिक्ट होती थी। तो इसीलिए वो 30 लेटर्स आपके पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने क्रिएट किए, जो एक्चुअल उनके जो फोनेटिक्स हैं उसको मैच करती है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस भी हम इसका देख लेते हैं। तो जो आपकी संथाली लैंग्वेज है ना, वो 8 स्केड्यूल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हमारी सारी लैंग्वेजेस गिवन है उसमें आपके इंक्लूडेड है। और इसको 2003 में इंक्लूड किया गया था वाया योर 92nd अमेंडमेंट एक्ट। ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्या है देखिए, बाकी जितने भी आपके इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे भी हम लोग आपकी यूज़ करते हैं, देवनागरी, ब्रह्मी, जो भी हो गया, उनकी तरह नहीं है। ओल चिकी के जो करेक्टर है ना, वो नेचुरल शेप्स हैं। मतलब हाँ, बाकी क्या है, बाकी ना साउंड्स नहीं करती हैं। आप अपने भी लेटर्स देख लीजिए, हिंदी के क ख ग देख लीजिए, इंग्लिश का ABCD देख लीजिए। लेकिन जो ओल चिकी के करेक्टर्स हैं ना, वो आपके नेचुरल शेप्स पे बेस्ड हैं। और ट्रेडिशनल जो संथाल सिंबल्स हैं, यानी कि अर्थ, फायर, टूल्स, इनको रिप्रेजेंट करते हुए बनाए गए हैं। एंड जो संथाल आपकी ये संथाली लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट है, इसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? इसे आपके जो भी संथाली कम्युनिटी आपकी झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और जो नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं, वो सब इसे यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स आपके, यानी कि जो मर्केंडाइज और सर्विसेज दोनों मिला के होते हैं इंडिया के, अप्रैल से जनवरी के पीरियड में कितना रहा है? $720.76 बिलियन। और अगर यही मैं पिछले साल से कंपैरिजन करूँ तो उसमें ग्रोथ देखा गया है 6.15% का। चलिए परफॉर्मेंस देख लेते हैं। पहले हम एक्सपोर्ट्स हमारे जो हैं उसमें आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है 6.15% का ग्रोथ आया है। इम्पोर्ट्स में भी ग्रोथ आया है 6.54% का, यानी कि अब इसमें क्या देखो, इम्पोर्ट का ग्रोथ ज़्यादा है। यहीं तो फिर हम लोग मात खा जाते हैं, किसी की वजह से हमारा क्या होता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होता है। और मर्केंडाइज जो आपके इसमें से एक्सपोर्ट्स है उसमें कितना ग्रोथ देखा गया? 2.20% का। सर्विसेज में है 10.57% का ग्रोथ। तो हर बार मैं आपको हर मंथ जब हम इसे एनालाइज करते हैं, मैं आपको सेम वही स्टोरी है कि सर्विसेज में हम लोग नेट हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और आपके मर्केंडाइज में हम नेट नेगेटिव रहते हैं। और टोटल में भी नेट हमारे क्या होते हैं, इम्पोर्ट्स ही हायर हैं। इसके साथ साथ हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग US $860 बिलियन के टोटल एक्सपोर्ट्स करेंगे बाय एंड ऑफ दिस फिजिकल ईयर। एंड मेजर हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस क्या क्या रही हैं? स्पेन सबसे ज़्यादा हुआ है, देन चाइना, देन हांगकांग, UAE, फाइनली USA। तो देखो मतलब स्पेन, आप कोई भी ना आप सोच भी नहीं सकते हाँ स्पेन था हाईएस्ट। स्पेन है। चलिए की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने बहुत अच्छा मर्केंडाइज सेक्टर ने एक्सपोर्ट किए हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग गुड्स में आपके इंक्रीज देखा गया है, देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आयरन और एग्री कमोडिटीज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तो देखिए PLI स्कीम्स की वजह से बेनिफिट हमें मिल रहा है। सर्विसेज सेक्टर जो है वो तो देखो पावर हाउस है, उसी की वजह से जो सरप्लस आ जाता है वो आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो हम मर्केंडाइज में तो डेफिसिट में ही रहते हैं। वाई दिस मैटर्स, देखिए हम लोग हर महीने बात करते हैं इसके बारे में, क्यों हम लोगों को ये हर महीने जानना ज़रूरी रहता है कि क्या हमारा परफॉर्मेंस है। इंडिया का जो शेयर है ना ग्लोबल कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट में, वो रीसेंट ईयर्स में मोर देन डबल हुआ है। हम लोग मतलब हमारा ग्लोबल शेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट में 4.3% है। एंड एज पर योर UNCTAD ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, इंडिया जो है थर्ड है इन ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ आपकी बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ को बोला जाता है। फॉर ट्रेड पार्टनर डाइवर्सिफिकेशन विच हेल्प्स इंसुलेट द इकोनॉमी फ्रॉम लोकलाइज्ड ग्लोबल शॉक्स। तो क्या है देखो, हमारी ना बहुत फैली हुई मार्केट्स हैं। अब देखो जैसे रिसेंटली आपको पता है कि किसी एरिया में कहीं पे भी रीजन में वॉर हो जाती है। अब मानो आपका सारा एक्सपोर्ट उसी रीजन में होता है, तो क्या होगा, सारा बंद हो गया, बिजनेस ठप हो गए। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाइड हो, आप हर जगह करते हो, हर रीजन में करते हो, हर कंट्री में करते हो, तो एक रीजन में भी दिक्कत आने की वजह से आपका बाकी के साथ बिजनेस चलता रहेगा। और इसी का इंडिया को बहुत फ़ायदा होता है।
चलिए नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर्स ऑफ होलसेल प्राइस इन इंडिया फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026। और अभी इसका बेस ईयर क्या है, इसका बेस ईयर आपका 2011-12 ही है। तो ये याद रखना है कि बेस ईयर किसके चेंज हुए हैं, किसके क्या हो गए हैं, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बेस ईयर आपके रिवीजन चल रही है। सो WPI आपका जो है जनवरी के लिए प्रोविजनल नंबर्स क्या हैं, 1.81% से इंक्रीज़ देखा गया है। हम देख रहे थे कि देखो पहले नेगेटिव रहा था पिछले साल आपका 2025 में, लेकिन अब पॉजिटिव ग्रोथ हम देख रहे हैं। और दिसंबर में ये 0.83% से हुआ था और अब उससे ज़्यादा हुआ है जनवरी में 1.81% से। बेसिकली आपके जो बेसिक मेटल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, टेक्सटाइल, इनके प्राइजेस ऊपर गए हैं। चलिए समरी भी हम एक बार देख लेते हैं। सो मंथ ऑन मंथ 0.51% का इंक्रीज़ आया है। एंड इसमें आपकी देखिए कॉमोडिटीज़ क्या क्या होती हैं। सो प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं 22.62% वेटेज, ये फिक्स्ड वेट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। फ्यूल एंड पावर का 13.15%, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है आपके होलसेल प्राइस इंडेक्स में 64.23% का, ठीक है। अब मंथ ऑन मंथ चेंज क्या है, प्राइमरी आर्टिकल्स में आपके डिफ्लेशन है, फ्यूल में भी डिफ्लेशन है, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर में क्या है आपके, ओवरऑल तो देखिए इंक्रीज ही है, प्राइमरी आर्टिकल्स में इंक्रीज है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में इंक्रीज है, बट फ्यूल एंड पावर में आपके डिफ्लेशन देखी गई है। चलिए प्राइमरी आर्टिकल्स जो हैं उनमें हम लोग देख रहे हैं मंथ ऑन मंथ थोड़ा सा आपके डिप आया है, बिकॉज आपके जो फूड आर्टिकल के प्राइसेस हैं ना वो कम हुए हैं एज़ कम्पेयर टू दिसंबर। देखो प्राइमरी आर्टिकल्स में तो बेसिकली जो फूड है ना सबसे फ्लक्चुएटिंग है, उसी के प्राइसेस की चेंज की वजह से ना ये जो डिफ्लेशन हम देखते हैं ना वहीं से मेजरली कभी भी आए ना डिफ्लेशन का, मेजरली देखो जो वॉलेटाइल चीज़ें होंगी वही चीज़ ऊपर नीचे करेगी। और वॉलेटाइल ना दो ही सबसे ज़्यादा होती है, आपका फूड और फ्यूल, इन्हीं के प्राइसेस सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं और उसी की वजह से ज़्यादा इन्फ्लेशन भी देख सकते हो और डिफ्लेशन भी देख सकते हो। फ्यूल एंड पावर तो आपका डिफ्लेशन में ही चल रहा है, एज इलेक्ट्रिसिटी एंड मिनरल ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन ड्यूरिंग दी मंथ। और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें जंप देखी गई है आपकी, बेसिकली इसमें किन चीज़ों में, आपके बेसिक मेटल्स और टेक्सटाइल्स में आपके ग्रोथ हाई है। चलिए WPI फूड इंडेक्स भी देख लेते हैं, जो बेसिकली आपके फूड आर्टिकल्स और फूड प्रोडक्ट्स को हर कैटेगरी से उठा के वो इंडेक्स आपका कंपाइल होता है। उसमें एनुअल इन्फ्लेशन है 1.41% का। मंथली जो आपका ट्रेंड है उसमें डिक्रीज देखा गया है, तभी हमने पीछे भी देखा था ना प्राइमरी आर्टिकल्स आपके नेगेटिव हुए थे। और इसके साथ साथ वेजिटेबल्स जो हैं उनके प्राइस में एनुअली 6.78% का इंक्रीज देखा गया है, लेकिन मंथ ऑन मंथ कॉन्ट्रैक्शन आया है, मतलब दिसंबर से जनवरी में कॉन्ट्रैक्शन आया है, पर अगर मैं एनुअली बात करूँ तो इंक्रीज चल रहा है। चलिए हाई फ्रीक्वेंसी सेक्टर एनालिसिस, तो 22 आपके ना इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं अमंग योर मैन्युफैक्चर्ड इन योर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ग्रुप। तो उसमें क्या होता है 22 ग्रुप्स हैं, जिसमें से 19 ग्रुप्स में प्राइजेज में इंक्रीज देखा गया है, लेकिन 3 ग्रुप्स में डिक्रीज भी देखा गया है। चलिए रिटेल इन्फ्लेशन से भी कंपैरिजन देख लेते हैं। देखो आप कहोगे इतना ज़्यादा हम एनालाइज क्यों करते हो, देखो अब जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसमें ना ये नहीं है कि आप एक लाइन पढ़ के जा रहे हो, क्वेश्चन को कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन उठा के पूछ सकते हैं। आपको ना बिल्कुल एनालिसिस होना चाहिए उस न्यूज़ का कि चीज़ क्या है कैसे है, जब तक समझ नहीं रखोगे ना, ये मत समझो कि एक लाइन के वो रट्टे वाले काम वो पहले हो जाते थे, लेकिन अब ना एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा आपके एनालिसिस, आपके एनालाइजेशन स्किल्स को वो लोग टेस्ट करते हैं। तो ये तो सब ना समझना पड़ेगा, रट्टा नहीं चढ़ाना है, हमने याद नहीं, आप बस समझो। एंड रिटेल इन्फ्लेशन से अगर हम कंपैरिजन देखें, सो देखो WPI हमें पता है वो होलसेल लेवल पर यानी कि फैक्ट्री के जो प्राइजेस हैं उनमें चेंजेस देखता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI जिसे हम रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, उसमें जो कंज्यूमर आप और मेरे जैसे लोग जो हम अपनी डेली की खरीदारियाँ लेते हैं उसमें चेंजेस देखता है प्राइजेस में। WPI का आपका 1.81% रहा है अभी तक, जो आपका फाइनेंशियल ईयर का पीरियड रहा है। CPI की इन्फ्लेशन रही है 2.75% की। अब देखो ये जो दोनों में गैप है ना, वो क्या दिखाता है कि जो इनपुट कॉस्ट है प्रोड्यूसर्स के लिए, जो भी फैक्ट्रीज में आपके सामान बन रहा है वो बढ़ तो रही है, लेकिन वो अब देखो वो बढ़ी 1.81% से, लेकिन जो प्राइजेस हम पे कर रहे हैं वो क्या है 2.75% से बढ़ रहा है। सो
इसका मतलब कि जो प्राइजेस हमें आगे मिल रहे हैं उसमें इंक्रीज़ ज़्यादा है। सो रिटेल प्राइजेस, लेकिन अभी भी क्या है, क्यों नहीं आरबीआई इस पे कोई मेजर ले रही, क्योंकि अभी भी वो आरबीआई की कंफर्ट जोन में ही है। हमारा आरबीआई का कंफर्ट जोन क्या है, 2 to 6%, ये भी आपको हमेशा याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। देखो ये तो इतना न्यूज़ में रहा था, इतना ज़्यादा, मुझे नहीं लगता मुझे बताना भी होगा इसका, तो पूरा आपको, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हो ना, इंस्टाग्राम पे पूरा एनालिसिस मिल गया कि कहाँ उनको चैलेंजेस फेस किए, कहाँ उनके बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी, क्या उसके गुड पॉइंट्स रहे, सब कुछ आपको मिल जाता है। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। सो ये Feb 16 to 20 आपका हुआ था भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। एंड काफ़ी देखो कंट्रीज से लोगों ने इसमें आके, और बड़े बड़े डिग्निटरीज ने, बड़े बड़े उन्होंने आके, मिनिस्टर्स ने, कंट्री के हेड्स ने पार्ट लिया। सो इसमें 5 लाख पार्टिसिपेंट्स आए थे 118 कंट्रीज से। तो हम लोग इसका बेसिकली विजन और ये अंडरलाइन क्या आपका मोटिव था वो समझ लेते हैं। सो विजन क्या थी इस पूरे समिट की, वो थी मानव। सो मानव यानी कि जिसे हम हिंदी में ह्यूमन होता है जिसका मतलब, इसमें क्या है, मानव का ना एक फुल फॉर्म है हर वर्ड से लिया हुआ, वो हम देख लेते हैं क्या है। सो एम स्टैंड्स फॉर मॉरल एंड एथिकल, के एआई का यूज़ आपने एथिकल और मॉरल वे में करना है, यानी गलत कामों के लिए करें। ए अकाउंटेबल, मतलब जो भी एआई का आप यूज़ कर रहे हो उसकी जो गवर्नेंस होनी चाहिए वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर कोई उसका गलत मानो आपने ऐप बनाई और आपके थ्रू कोई गलत काम कर रहा है तो आप अकाउंटेबल हो, आप ऐसे कैसे होने दे रहे हो। एन मतलब नेशनल सॉवेनिटी। सो जो भी एआई के थ्रू, देखो डेटा हमें तो पता ही है कि कितना डेटा फ्लो हो रहा है उसमें। सो डेटा राइट्स जो हैं वो लोगों के साथ ही रहना चाहिए, जिसका डेटा उसी का राइट होना चाहिए, आपके नेशनल बाउंड्रीज में रहना चाहिए, ये नहीं कि और कंट्रीज उसे यूज़ कर रहे हैं या फिर बाद में जाके वो गलत तरीके से यूज़ हो रहा है। देन ए इज़ एक्सेसिबल, मतलब ए आई इंक्लूसिव होना चाहिए, हर कोई उसे यूज़ कर सके, ये नहीं कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ही बना रहे हो। देन वी इज़ वैलिड एंड लेजिटिमेट, मतलब जो भी सिस्टम है, जो भी प्रोग्राम आप बना रहे हो, जिस भी चीज़ में आप ए आई यूज़ कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए और वेरीफाइबल एंड फ्री फ्रॉम एनी बायस। तो ये पूरा जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनवील किया था कि ये हमारा विजन है ए आई को लेकर। इसके साथ साथ आर्किटेक्चर दिया है कि उसमें 3 सूत्र हैं और 7 चक्कर हैं। सो 3 सूत्र क्या हैं, यानी कि फाउंडेशनल पिलर्स, और इसी के बेस पे आपकी ये पूरी समिट ऑर्गेनाइज की गई थी। 3 सूत्र में सबसे पहले है पीपल। सो ऑब्वियसली देखो एआई का तो बेनिफिट तभी है ना अगर वो लोगों की मदद कर रहा है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन। देन प्लैनेट है नेक्स्ट सूत्र, मतलब कि हमें एनवायरनमेंट सस्टेनेबल एआई को भी बढ़ावा देना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को बचाए। देन प्रोग्रेस, सो एआई को इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नेंस, साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, मतलब एक तरह से उन्होंने ये बताया कि किस किस सेक्टर्स में एआई का यूज़ हमें लाना चाहिए, कौन सा है जो सबको मदद करेगा। और इसके साथ साथ 7 चक्र ऑपरेशनल एरियाज दिए गए, वो क्या क्या हैं। सो उसमें डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ऐसे ऐसे 7 ऑपरेशनल एरियाज दिए गए थे ड्यूरिंग योर समिट। अब मेजर आउटकम्स और अनाउंसमेंट्स भी देख लेते हैं कि समिट के दौरान क्या क्या हुई। सबसे पहले न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट। सो 88 कंट्रीज़ ने इस डिक्लेरेशन को एंडोर्स किया है एंड इसमें कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है आपकी। और ये जो डिक्लेरेशन है वो क्या कहती है, एक पूरा चार्टर बनाया जाएगा फॉर डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई एंड क्रिएशन ऑफ अ ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स। तो एक तरह से प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहाँ पर एआई के बारे में बात की जाएगी आके। तो ये आपका पूरे 88 कंट्रीज ऑलरेडी इसे एंडोर्स कर चुकी है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेजेस भी लिए गए। सो इन्वेस्टमेंट प्लेजेस लिए गए हैं फॉर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसमें देखो हर कंट्री ने, हर ऑर्गेनाइजेशन ने प्लेज किया हम इतने इतने अमाउंट देंगे, तो वो $250 बिलियन की ऑलरेडी प्लेज हो चुकी है। एंड डीप टेक फंड, तो एक $20 बिलियन का वेंचर कमिटमेंट भी अनाउंस किया गया है डीप टेक स्टार्टअप्स को आपके सपोर्ट करने के लिए। देन पैक्स सिलिका कॉलिशन, सो इंडिया ने पैक्स सिलिका, एक कॉलिशन है जो यूएस की कॉलिशन है, वो अब ज्वाइन की है, इंडिया ने फॉर्मली उसे ज्वाइन किया है टू सिक्योर द ग्लोबल सिलिकॉन स्टैक। सो इसमें बेसिकली आपके क्रिटिकल मिनरल्स से सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन जितना भी काम होता है ना वो सब इसमें आते हैं, स्टैक में, इस कॉल्यूशन में वो सारी कंट्रीज आती हैं।
देन सॉवर्न एआई मॉडल्स, तो 3 इंडिजिनस एआई मॉडल्स जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, इंडिजिनस क्या क्या मतलब होता है कि जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, सो लॉन्च किए हैं, इंडियन स्टार्टअप्स ने जो बनाए हैं वो भी लॉन्च किए गए हैं ड्यूरिंग दिस समिट। देन और हाइलाइट्स क्या हैं आपके, सो रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी, सो जो है आपके जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दी ना एआई समिट के थ्रू दौरान, वो रियल टाइम एआई साइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन के साथ थी, मतलब एआई को ना इंक्लूसिव बनाया जा रहा है, उन्होंने दिखाया कि हाँ कैसे हम बना रहे हैं। देन ग्लोबल इनोवेशन चैलेंजेस, सो 3 आपके चैलेंजेस कंडक्ट हुए थे, उसके विनर्स अनाउंस हुए हैं ड्यूरिंग दिस समिट। सो एआई बाय हर अवॉर्डेड, इसका अवार्ड दिया गया है टू फार्मर लाइफलाइन विच इज़ हेल्पिंग वुमेन इन एग्रीकल्चर। एआई फॉर ऑल, इसमें आपके स्टार्टअप्स जैसे कि वाइसा जो मेंटल हेल्थ के लिए, सैट श्योर क्लाइमेट स्मार्ट लैंडिंग है, इनको दिया गया है अवार्ड। एंड देन आपके यूवाई, ये है आपका वो फोकस्ड है ऑन यूथ लेड एआई सॉल्यूशंस, तो इन सबको आपके दिए गए हैं अवार्ड्स, क्योंकि देखो चैलेंजेस लाए गए थे और इन्होंने उसे प्रूव किया है, तो आगे स्टार्टअप्स को अवार्ड्स दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री जेपी नाडा जी लॉन्चेस 2 लैंडमार्क इनिशिएटिव सही एंड बोध एट इंडियन एआई समिट एट भारत मंडपम। तो सही देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। सो ये क्या है, ये एक पूरा गवर्नेंस फ्रेमवर्क है नेशन के लिए कि कैसे आपका हेल्थ केयर को गवर्न किया जाएगा, उसकी क्या पॉलिसी सारी रहेंगी। तो एक पूरा नेशनल रोड मैप मिलेगा इसमें कि कैसे एआई को हम लोग हेल्थ केयर के हर लेवल पे हर जगह हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कहाँ कितनी ग्रोथ हो गई है, कहाँ कितना हमने ऑलरेडी अचीवमेंट कर लिया है। एंड इसमें क्या है, आपके पूरा डेटा फ्लो करेगा और वो पूरा गवर्न किया जाएगा, पूरा मॉनिटर किया जाएगा, सब कुछ एआई सॉल्यूशंस के थ्रू। और जो सही है वो एक आपके यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में एक कॉमन प्लेटफॉर्म रहेगा, क्योंकि देखो मिलजुल के तो काम करना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है हमारी, तो अगर कुछ यूनियन के थ्रू फ्लो कर भी रहा है, आके अगर स्टेट ने इम्प्लीमेंट करना है तो उसको मॉनिटर करना, सब कुछ देखना, वो सब कुछ इसके थ्रू कर पाएंगे। और इसके साथ साथ प्राइवेट पार्टनर्स भी इस पर, उनके लिए भी एक कॉमन फ्रेमवर्क रहेगा। देन ये जो है आपका एआई डिप्लॉयमेंट जो रहेगा सही के थ्रू, वो एथिकल, ट्रांसपेरेंट और पीपल सेंट्रिक रहेगा। देन बोध क्या है, मार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई, और इसे आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है विच इज़ डिज़ाइन फॉर रिगरस टेस्टिंग। जो इसमें है आपका बेसिकली क्या होगा, एआई मॉडल्स को यूज़ किया जाएगा यूजिंग डाइवर्स रियल वर्ल्ड हेल्थ डेटा विदाउट शेयरिंग और एक्सपोजिंग दी अंडरलाइंग डेटा सेट्स। तो इससे क्या होगा, देखो अब एआई मॉडल्स को लर्निंग भी मिल जाएगी कि हाँ ठीक है आपका जो टेस्ट रिजल्ट्स है क्या क्या है, लेकिन लोगों का ना नाम नहीं दिया जाएगा, उससे क्या होगा, आपकी प्रिवेसी मेंटेन्ड रहेगी। जो प्लेटफॉर्म है ये एक्सेस करेगा एआई सिस्टम्स फॉर परफॉर्मेंस, रॉबस्टनेस एंड बायस बिफोर दे आर डिप्लॉयड एट अ नेशनल स्केल। एंड इसके साथ साथ क्या है, इसे इंटीग्रेट किया जा रहा है अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टू बिल्ड ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इन एआई एनेबल्ड मेडिकल टूल्स। देन इम्पैक्ट एआई समिट जो आपकी हुई थी उसके बारे में अभी हमने पीछे बात भी किया है, उसका थीम क्या था आपका, सर्वजन हित सर्वजन सुखाए, यानी कि फॉर द गुड ऑफ ऑल फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ऑल, और उसी को फोकस में रखते हुए आपके ये 2 इनिशिएटिव सही अनबोध को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए जब आपकी एआई समिट हुई तो फ्रेंच रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट हैं वो उन्होंने इंडिया को विजिट किया, तो उसके टाइम क्या क्या साइन हुए एमओयूज़, क्या क्या आउटकम्स रहे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिप्लोमेटिक लेवल पर आपका स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई है। सो पहले क्या थी, हम सिर्फ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थे, अब हम स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गए हैं किसके, फ्रांस के। देन एनुअल फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग, तो एक नया मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया गया है। ये क्या है, आपका रेगुलरली मिलेंगे जो आपके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं टू रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एलिवेटेड पार्टनरशिप। इसके साथ साथ G7 एंड अफ्रीका समिट इनविटेशन, तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्हें G7 समिट जो कि फ्रांस में होगी 2026 में, और अफ्रीका फॉरवर्ड समिट जो कि नायरोबी में होगी मई 26 में, उसके लिए उन्हें इनवाइट किया है।
डिफेंस के फील्ड में आपका डिफेंस पैक्ट जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में है उसको आगे 10 साल के लिए रिन्यू किया गया है। और इसके साथ साथ आपकी H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन आपके वेमागेल कर्नाटका में इनाग्रेट की गई है। और जो असेंबली लाइन है जॉइंट वेंचर है बिटवीन योर टाटा एडवांस सिस्टम एंड एयरबस, और एयरबस आपका फ्रांस से है। एंड हैमर मिसाइल जॉइंट वेंचर ये भी आपका लॉन्च किया गया है। ये किसके बीच में जेवी है आपका, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड साफरान, और साफरान आपकी फ्रांस की कंपनी है। देन मिलिट्री एक्सचेंजेस, और इसके साथ साथ देखिए ऑफिसर्स आपके इंडियन आर्मी के डिप्लॉय किए जाएंगे फ्रांस में, फ्रेंच के यहाँ पर आएंगे क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। और रफ़ाल, देखो रफ़ाल तो हम जानते ही हैं जेट्स हैं हमारे, और ये हमने फ्रांस से ही लिए हैं। सो प्रोग्रेस वॉज ऑल्सो नोटेड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 रफ़ाल मैरीन फाइटर जेट्स फॉर द इंडियन नेवी। टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडो फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 आपका लॉन्च किया गया है। देन इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI हेल्थ आपका इस्टेब्लिश किया गया है एम्स न्यू दिल्ली में। देन इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी भी आपका लॉन्च किया गया है। और ये कौन कोलैबोरेट करेगा, आपका INRIA फ्रांस का और इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलके इसे लॉन्च करेंगे। देन जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप एक कॉन्स्टिट्यूट किया गया है टू को डेवलप क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन नीश एरियाज। इकोनॉमी के केस में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट आपका अमेंडेड प्रोटोकॉल्स के साथ साइन किया गया। देखो इसमें क्या होता है, DTA बेसिकली अगर मानो कोई भी हमारे यहाँ का सिटीज़न है, इंडियन सिटीज़न है, और वो फ्रांस में अर्न कर रहा है तो वो वहाँ पे भी टैक्स दे, जब इंडिया पैसा लाए यहाँ पे भी टैक्स दे, तो डबल टैक्सेशन हो जाती है ना। उसको अवॉइड करने के लिए ना कंट्रीज़ आपस में आपके कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन करती हैं कि आपसे अगर पैसा मानो फ्रांस के थ्रू फ्लो होगा इंडिया में और वो वहाँ पे टैक्स हो चुका है तो इंडिया में नहीं होगा, या फिर कुछ कुछ परसेंटेज रहती है, डिफरेंट रहता है इसमें। देन क्रिटिकल मिनरल्स के केस में भी आपके जॉइंट डिक्लेरेशन उन्होंने लॉन्च किया है। एंड सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के केस में भी दोनों कंट्रीज़ मिल बांट के काम करेगी, कॉपरेट करेगी। रिन्यूएबल एनर्जी के केस में भी आपके MOU साइन हुआ है बिटवीन योर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट्स फ्रेंच काउंटर पार्ट। इसके साथ साथ UPI फ्रांस के भी अब लॉन्च किया जाएगा, रोल आउट किया जाएगा इन फ्लैगशिप स्टोर्स इन पेरिस। और इससे क्या होगा, फर्स्ट यूरोपियन नेशन बना है फ्रांस जहाँ पे UPI आएगा। पीपल टू पीपल में वीज़ा सिंप्लीफाई किया गया है। सो फ्रांस ने कहा है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को बाय 2030 जो है वीज़ा उनके लिए, उनके प्रोसीजर्स जो है उसे स्ट्रीमलाइन करेगा। देन स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर जो है वो इंडिया आपके ओपन करेगा इन फ्रांस टू प्रमोट योर इंडियन कल्चर। देन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, सो एग्रीमेंट किया गया है फ्रांस के साथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम एट लोथल गुजरात। चलिए नेक्स्ट है, अमिट दी AI समिट इन दिल्ली, यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी लॉन्च दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्कीम भारत विस्तार। विस्तार का जहाँ पे मतलब है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज फेज़ 1 राजस्थान में इन्होंने लॉन्च किया है। तो भारत विस्तार क्या है, ये आपका एक मल्टीलिंगुअल AI पावर्ड कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि जो भी फार्मर्स है ना उनके लिए एक डिजिटल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है। मतलब वो जाके अपनी भाषा में इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी उनकी क्वेरी है। और रियल टाइम में AI असिस्टेंट है एक जो जिसका नाम भारती रखा गया है इसमें, और वो उनकी जवाब देगा, उन्हें हर चीज़ की जवाब देंगी। देन ये क्या है, ये देखो बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो फीचर फ़ोन्स यूज़ करते हैं, अभी भी उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है। सो ये जो आपका है ये भारत विस्तार, इसे डिज़ाइन ही किया गया है कि आप इसे सिंपल फ़ोन कॉल के थ्रू वो कर सकते हो, क्योंकि अभी भी ना वो नहीं है कि वो गूगल करके पूछें हाँ हमें बताओ, या वो यूज़ कर रहे हैं आपके ChatGPT जेमिनी, नहीं, उनको चाहिए ये नंबर है, हमने कॉल किया, हमें बता दीजिए। तो ये ऐसे ही ये भारत विस्तार बनाया गया है। और फार्मर्स को क्या है 155261 डायल करना है और उसके थ्रू ये भारतीय जो AI असिस्टेंट है उनसे अपनी लैंग्वेज में सारे अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। फीचर्स क्या रहेंगे आपकी, सो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है हिंदी इंग्लिश, और उसके साथ 11 रीजनल लैंग्वेजेस भी इसमें आपकी लाई गई हैं, और May 2026 तक ये आपकी ला दी जाएंगी पूरी। अभी सिर्फ इसे हिंदी और इंग्लिश में लॉन्च किया गया है।
रियल टाइम आपका पूरा डेटा प्रोवाइड करेगी। मानो कोई मंडी प्राइसेस पूछ रहा है, वेदर फॉरकास्ट पे सारा कुछ आपका रियल टाइम डेटा अपडेटेड रहेगा। स्कीम सारी इंटीग्रेटेड रहेंगी कि मानो किसान किसी पीएम किसान के बारे में उन्हें इन्फो चाहिए, वो भी ये बताएगी। देन पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी, सो कोई भी आप क्रॉप के बारे में जानना चाहते हो, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में आप जानना चाहते हो, वो सब भी बताएंगे। इसके साथ साथ क्या है, डिजिटल फार्मर आइडेंटिटी कार्ड भी इंट्रोड्यूस किया गया है टू स्टोर लैंड रिकॉर्ड्स एंड लिंक ऑल सर्विसेज। उससे क्या होगा कि आप अगर अपना फार्मर आईडी बता के पूछोगे ना, तो वो आपको आपकी भी सारी डिटेल्स दे देंगे। सो रिलेटेड इसके साथ और क्या इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, तो देखिए भारत विस्तार के साथ साथ एग्री कॉश भी लॉन्च किया गया। ये एक एआई स्ट्रैटेजी रोड मैप है फॉर एंटायर एग्रीकल्चर सेक्टर। और एआई हैकेथॉन ये कंपटीशन है जो स्टार्टअप्स पर बेसिकली स्टार्टअप्स आए आगे और जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस बिल्ड करे फॉर एग्रीकल्चरल चैलेंजेस। चलिए नेक्स्ट है इंडिया स्ट्रेंथन्स ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। तो कैसे, एफसीआई जो है हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने साइन किया है 5 ईयर राइस सप्लाई एग्रीमेंट विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो पहले एग्रीमेंट देख लेते हैं, आपका 2026 से 2031 के लिए साइन किया गया है। और ये जो आपका एग्रीमेंट है बेसिकली इसमें क्या होगा, इंडिया 2 लाख मीट्रिक टन राइस देगी एनुअली टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और वो क्या होता है, वर्ल्ड में जहाँ पे भी फेमाइन्स आता है, जहाँ पे भी वॉर सिचुएशन, जहाँ पे भी फेमाइन मतलब भुखमरी है ना, वहाँ पर वो ये खाना देते हैं। सो ग्रेडिंग क्या रहेगी, आपका जो एग्रीमेंट है उसमें ये स्पेसिफिकली लिखा गया है कि 25% ब्रोकन कंटेंट तक की राइस इसमें है। सो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्राइसिंग जो है 2800 रुपीज़ पर क्विंटल रखा गया अंटिल योर मार्च 31st 2026। ड्यूरेशन 5 ईयर्स की रहेगी। एंड सिग्निफिकेंस इसमें क्या रहेगा, सो पहले क्या है, अभी तक ना हम एडॉक देते थे कि कभी मांग लिया तो हमने दे दिया। अब क्या है, इंडिया जो है ना, हमारे पास जो इतना सरप्लस है ना राइस का, जो ख़राब हो जाता है नहीं तो, वो अब हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देंगे। उससे क्या होगा, देखो कमाई भी आएगी और कहीं ना कहीं हम ग्लोबल हंगर में भी अपना कम करने में पूरा योगदान देंगे। चलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। इसे 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 2020 में टू कॉम्बैट हंगर। मिशन क्या है इनका कि ज़ीरो हंगर, देखो आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है ना, वो क्या है, ज़ीरो हंगर, उसके लिए ही ये काम करते हैं। देन 2026 में इनका क्या ग्लोबल आउटलुक है, तो इनका एस्टिमेट है कि अभी ना वर्ल्ड में 318 मिलियन पीपल जो हैं उनके पास खाने को खाना नहीं है। मतलब नंबर देखो आप लोग। सो जो एजेंसी है वो असिस्ट कर रही है 110 मिलियन पीपल को इस साल विद एन ऑपरेशनल बजट रिक्वायरमेंट ऑफ $13 बिलियन। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इंडिया के साथ देखिए 50 साल से पार्टनर करता है। सो आज क्या हो गया है कि अब पहले किसी टाइम में वो इंडिया को फूड देते थे, लेकिन आज इंस्टेड ऑफ गिविंग फूड टू इंडिया इट वर्क्स विद इंडिया ऑन टेक्निकल असिस्टेंस सच एज ऑप्टिमाइजिंग द पीडीएस एंड इम्प्लीमेंटिंग द फोर्टिफाइड राइस इनिशिएटिव। चलिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो एफसीआई आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसे 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये क्या है, बेसिकली इनका इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट देना होता है फॉर सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। मतलब कि मानो इसमें आपके ना क्या होता है, होर्डिंग होती है या ब्लैक मार्केटिंग जिसे हम बोलते हैं। होर्डिंग में ना क्या करते हैं, काफ़ी ना बड़े बड़े जो होलसेलर या स्टॉकिस्ट होंगे आपकी ना फूड ग्रेन स्टोर कर लेंगे और स्टोर करके ना फिर मार्केट में ना ऐसे कोशिश करते हैं कि नहीं अब ना सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा है जिससे प्राइसेस ऊपर जाएं और फिर हम बेचेंगे। तो एफसीआई क्या करती है, एफसीआई अपने पास हमेशा एक स्टोर रखती है और फिर अगर उनको लगता है ना ऐसा कुछ भी दिक्कत आ रही है तो वो उसको मार्केट में बेचते हैं जिससे क्या हो, प्राइसेस स्टेबल रहे। इसके साथ साथ वो फार्मर्स, अगर वो स्टॉक उन्होंने रखना है यानी वो फार्मर्स से खरीदेंगे। अब वो क्या है, वो प्राइस सेट होता है जो आपका सरकार द्वारा, उसी प्राइस पे वो फार्मर्स से खरीदते हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं फार्मर्स को भी। और आपका जो पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, ये जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, राशन शॉप्स हैं, इनके थ्रू जो सारा का सारा है आपका फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट भी एफसीआई ही करता है।
एंड उसके साथ साथ थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको अभी बता दिया कि ऑपरेशनल और बफर स्टॉक अपने साथ मेंटेन करता है टू इंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी। करंटली इसके हेड कौन है? श्री रविंद्र कुमार अग्रवाल जी। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन ने MOU साइन किया टू स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर स्किल्स एंड रूरल लाइवलीहुड। चलिए मिलन 2026 है नेक्स्ट। तो 2026 एडिशन आपका लॉन्च हो गया है और ये आपका क्या है, बेसिकली देखिए इंडिया कंडक्ट करता है इसे, और इसमें आपके इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 के साथ इसे कॉन्करेंटली अभी कंडक्ट किया जा रहा है। एंड आयंस कनक्लेव ऑफ चीफ्स, तो आयंस आपका है ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, तो उनका मीटिंग होता है कॉन्क्लेव ऑफ चीफ और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का, इसके साथ कॉन्करेंटली आपका मिलियन 2026 इस साल होस्ट हो रहा है। टोटल आपके 74 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 85 वॉरशिप्स रहेंगे। एंड इसकी थीम क्या है इस साल? वो है कैमेरेडेरी कोहेजन एंड कोलैबोरेशन। एंड 2 फेजेस में आपका ये कंडक्ट होगा मिलियन 2026। तो ये एक्सरसाइज है, इसमें 2 आपके रहेंगे हार्बर फेज। सो हार्बर फेज में आपका मिलन विलेज भी आता है एंड इसके साथ साथ आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम सेमिनार होगा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चेंजेस, इंटरनेशनल सिटी पैरेड, ये सब कुछ कंडक्ट होगा। देन सी फेज आपका होगा, इट फीचर्स योर एडवांस टैक्टिकल मैनोवर्स, लाइव फायर थ्रिल्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सारी आपकी जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस इन बे ऑफ बंगाल में वो आपका कंडक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है NCST यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनका 23rd फाउंडेशन डे उन्होंने मनाया है न्यू दिल्ली। तो NCST के बारे में जान लेते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंशनड है अंडर योर आर्टिकल 338A, और ये बेसिकली प्रोटेक्ट करती हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इंडिया में। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से इसे क्रिएट किया गया था, मतलब ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी पर इसे क्रिएट किया गया है बाय योर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड इसमें क्या हुआ था, इस एक्ट में बेसिकली ना पहले आपका एक ही होती थी नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, लेकिन फिर इन्हें 2 अलग अलग बना दिया गया था थ्रू दिस अमेंडमेंट एक्ट। एंड ये इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई थी आपकी Feb 19, 2004 के को। एंड नोडल मिनिस्ट्री जिसके अंतर्गत ये आती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब इस कमीशन में आपके चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 3 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, और इसमें से 3 फुल टाइम मेंबर्स में से एटलीस्ट 1 आपकी वुमेन मेंबर होनी चाहिए। और ये जो भी हैं सबको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स। करंटली इसके चेयरपर्सन है श्री अंतर सिंह आर्या जी। अब जो चेयरपर्सन होते हैं वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होल्ड करते हैं। वाइस चेयरपर्सन का रैंक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। मेंबर्स जो होते हैं वो सेक्रेटरी का रैंक होल्ड करते हैं। फंक्शन एंड पावर्स देख लेते हैं। तो आपके क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 338A में आप इनकी प्राइमरी ड्यूटीज़ दी हुई हैं। तो सबसे पहले इनको कोई भी मैटर होता है रिलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स, और जो भी आपके स्केड्यूल ट्राइब्स को दिए हुए हैं उनके जो भी मैटर्स हैं उसमें ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कोई भी उनका ग्रीवेंस है, कोई भी कंप्लेंट उनके थ्रू आती है उसको ये इंक्वायर कर सकते हैं। ये सरकार को कोई भी पॉलिसी अगर बनानी है और वो कितना बेनिफिट करेगी, क्या क्या गलत तो नहीं है STs के लिए, उस सब पे भी एडवाइस करते हैं। और एनुअल रिपोर्ट्स भी सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, जो कि पार्लियामेंट में टेबल करते हैं प्रेसिडेंट हमारे। क्वाजी जुडिशियल पावर्स भी इनमें रहती हैं। तो वो पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट है इनमें, जो इनको क्या पावर देती है, दे कैन समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, रिक्वायर डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट एंड रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट्स। इसके साथ साथ 2005 से इनकी कुछ स्पेशल मैंडेट्स हैं। वो क्या क्या हैं? सो फॉरेस्ट राइट्स होते हैं, इनको मेजर्स लेने हैं टू कन्फर ऑनरशिप राइट्स ओवर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू STs लिविंग इन फॉरेस्ट। तो देखो STs जो है ना ऑब्वियसली वो बहुत सालों से वो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उनको वहाँ का प्रोड्यूस चाहिए ही। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है कि जिसके लेने से भी, प्रोड्यूस को यूज़ करने से भी ऐसा नहीं है कि हमारे फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि हमारे पेड़ कट रहे हैं, ऐसे हो रहा है। लेकिन ये लोग इतने सालों से हैं, उसी पे डिपेंडेंट है, आप कैसे उनका लाइवलीहुड छीन सकते हो? इसलिए माइनर आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो अलाउड है टू STs जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं कि वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपके बिल्कुल
नेशनल पार्क्स में है, सेंचुरीज में है, कोई भी एरियाज़ में है, तो उसके लिए भी ओनरशिप राइट्स को कौन देखता है? आपकी यही कमीशन देखती है। देन रिसोर्स सेफ गार्ड्स, तो ट्राइबल राइट्स ओवर मिनरल एंड वाटर रिसोर्सेज को भी सेफ गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना इन्हीं की ड्यूटी है। देन पैसा इम्प्लीमेंटेशन, तो जो आपका पैसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरियाज एक्ट, वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी ये देखते हैं। देन डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, किसी भी रीज़न से अगर डिस्प्लेस होते हैं ट्राइबल ग्रुप्स तो उनके लिए प्रॉपरली उनको अगली जगह में रिहेबिलिटेट करना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देखना, ये सब कुछ भी इनकी ड्यूटी है। चलिए नेक्स्ट है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक रिवाइजेस बेस ईयर ऑफ मर्केंडाइज ट्रेड इंडिसेस टू फाइनेंशियल ईयर 22-23 टू रिफ्लेक्ट करंट ट्रेड स्ट्रक्चर एंड ग्लोबल पैटर्न्स। तो आप देख ही रहे हो 22-23 आपका बेस ईयर ऑलमोस्ट हर चीज़ का बदलता जा रहा है। क्यों बदल रहे हैं? देखो 22-23 को ही क्यों चुना जा रहा है? क्योंकि आपका कोविड आया था, हमें सबको पता है, तो उन ईयर्स को हम नहीं ले सकते क्योंकि वो नॉर्मल ईयर्स नहीं आते हैं। तो 22-23 आपका जो है इसे नॉर्मल ईयर माना जाता है आफ्टर योर कोविड डिस्ट्रप्शंस। देन पिछले 10 सालों में देखो, इतने टाइम से 2012, 13, 11, 12 हर चीज़ का यही चल रहा है। अब क्या है, 10 सालों में कितना कुछ बदल गया है ना। अब हम अलग ही चीज़ों पे चले गए हैं, PLI स्कीम्स की वजह से आपका सेमीकंडक्टर, अलग चीज़ों में यार इतनी ज़रूरत आ चुकी है। तो इसलिए पुराने वेटेज सिस्टम को, पुराने उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी था। देन ग्लोबली भी इससे हम रिलायन होंगे। तो आपका जो रिवीजन है, एक टेक्निकल कमिटी फॉर्म की गई थी अंडर प्रोफेसर नचिकेता चट्टोपाध्याय जी, और उन्हीं की रिकमेंडेशन पर ये बेस ईयर बदला गया है। चलिए नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, जिसका बेस ईयर अभी 2011-12 ही है फॉर जनवरी 2026। सो ये इंडेक्स आपका प्रोविजनल 4% ग्रोथ दिखाई है इसने। देखो क्या है, जो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है ना, उसमें आपके 40.27% जो होता है वो आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का ही पार्ट है, इसलिए इसे अलग से भी निकाला जाता है। ये मैं आपको हर महीने बाद बताती हूँ। सो कंबाइंड आपका 8 कोर इंडस्ट्रीज ने 4% का ग्रोथ दिखाया है। अप्रैल टू जनवरी पीरियड में टोटल क्यूमुलेटिव ग्रोथ है अभी वो है 2.8% का। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी लॉन्चेस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन टू बूस्ट MSME एक्सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये जो आपका इनिशिएटिव है, आपका यूनियन बजट 25-26 में अनाउंस किया गया था, और इसका टोटल आउटले 25,060 करोड़ रुपीज़ है। एंड इसमें बेसिकली क्या है, नाम से ही आप समझ रहे हो कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, MSMEs को प्रमोट करना है कि हाँ उनको फंड्स चाहिए, जो भी चाहिए उनको सब कुछ देना है। एक्सपोर्ट किससे करते हैं, सब कुछ आप उनकी मदद करनी है जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, और बढ़ाना भी ज़रूरी है क्योंकि मर्केंडाइज में हम लोग डेफिसिट में रहते हैं। सो अब इस जो उन्होंने ये लॉन्च किया है, 10 आउट ऑफ 11 प्रपोज्ड इंटरवेंशंस जो हैं, जैसे कि देखो टोटल 11 इंटरवेंशंस आपकी दी गई थी अंडर दिस मिशन, अब उसमें से 10 जो हैं वो ऑपरेशनल हो चुकी हैं। चलिए मिशन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो 2 सब स्कीम्स हैं बेसिकली इस मिशन की। सबसे पहले है पिलर 1 विच इज़ योर निर्यात प्रोत्साहन, जो कि आपके फाइनेंशियल सारा कुछ है कि आपको फाइनेंशियली हेल्प, क्रेडिट दी जाएगी, सबवेंशन दिया जाएगा, गारंटीज दी जाएगी। इसका आउटले आपका 10,401 करोड़ का है। पिलर 2 है निर्यात दिशा, जिसमें आपको हेल्प किया जाएगा लॉजिस्टिक्स, कंप्लायंस, ब्रांडिंग, इस सब में, और इसका आउटले है 14,659 करोड़ रुपीज़। ये हम पहले भी डिटेल में कर चुके हैं, पिछले साल के बजट की आपकी मिशन है, लेकिन चलिए एक बार हम आपका पूरा वो हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। चलिए 7 न्यू इंटरवेंशंस जो आपकी Feb 20 को अभी लॉन्च की गई है पिछले महीने, वो क्या क्या हैं, जिसके बाद अब आपकी टोटल 10 इंटरवेंशंस हो चुकी हैं। सो अंडर योर निर्यात प्रोत्साहन क्या है, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सपोर्ट। तो इसमें क्या होगा, आपके फैक्टरिंग, हम सब जानते हैं फैक्टरिंग क्या होता है कि मेरे कोई भी बिल्स हैं जो पे नहीं किए हैं मेरे डेटर्स ने, वो मैं जाकर बैंक के पास रख सकती हूँ, वो मुझे थोड़ा अमाउंट काट के पैसा दे देंगे, और फिर जो वो आपके डेटर हैं वो बैंक को चुकाएंगे। इससे क्या होता है, आपको जो टाइम पीरियड होता है उससे पहले पैसा मिल जाता है यूज़ करने के लिए। तो इसका जो फैक्टरिंग सपोर्ट है, इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है 2.75% की दी जाएगी ऑन फैक्टरिंग कॉस्ट, यानी कि जो भी कॉस्ट है उसमें सबवेंशन मिल जाएगी। तो यानी अब ज़्यादा पैसा मिलेगा MSMEs को। जो सपोर्ट है वो कैप्ड है एट 50 लाख रुपीज़ पर MSME एनुअली, मतलब इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा।
देन डायरेक्ट ई कॉमर्स क्रेडिट फैसिलिटी, इसमें क्या है 50 लाख तक का क्रेडिट दिया जाएगा विद 90% गारंटी कवरेज फॉर एक्सपोर्टर्स सेलिंग वाया डिजिटल चैनल्स। नेक्स्ट क्या है आपका ओवरसीज़ इन्वेंट्री क्रेडिट फैसिलिटी। तो मानिए जो भी एमएसएमईज है जिन्हें फॉरेन के वेयर हाउसेज में अपना सामान रखना है तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा ऑफ 5 करोड़ रुपीज़, जिसमें 75% गारंटी देंगे, सरकार गारंटी लेगी, एंड उसमें उनको 2.75% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा। देन इमर्जिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़, सो ये एक शेयर्ड रिस्क एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसमें 10 से 90% तक का रिस्क शेयरिंग रहेगा टू एनकरेज एक्सपोर्टर्स टू एंटर न्यू और हाई रिस्क ग्लोबल मार्केट्स। यानी कि जो मार्केट्स उन्हें लगता है कि नहीं मेरा तो यहाँ पे पैसा डूब जाएगा तो उसमें सरकार उन्हें हेल्प करेगी, और रिस्क शेयरिंग का मॉडल रहेगा कि किसी में सरकार हो सकता है कि 90% बहुत हाई रिस्क एरिया तो सरकार कह रही है 90% रिस्क मेरा है, पैसा डूबा तो 90% मैं दूंगा, और जो लो रिस्क है वहाँ पे 10% रहेगा। देन नेक्स्ट है अंडर निर्यात दिशा। तो इसमें आपके 3 इंटरवेंशंस लॉन्च किए गए हैं। पहला है ट्रेस विच इज़ और ट्रेड रेगुलेशंस एक्रेडिटेशन एंड कंप्लायंस एनेबलमेंट। सो इसमें क्या होगा कि 60 to 75% ऑफ कॉस्ट रीइम्बर्स की जाएगी फॉर इंटरनेशनल टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, और ये मैक्सिमम हो सकते हैं 25 लाख रुपए पर ईयर। देन फ्लो विच इज़ और फैसिलिटेटिंग लॉजिस्टिक ओवरसीज वेयर हाउसिंग एंड फुलफिलमेंट। इसमें क्या है आपका 30% फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी फॉर 3 years टू सेटअप और यूज़ ओवरसीज वेयर हाउसिंग एंड ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स। देन लिफ्ट विच इज़ योर लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशंस फॉर फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या है आपका अप टू 30% ऑफ फ्रेट कॉस्ट रीइम्बर्स किया जाएगा। इस पर भी कैपिंग है ऑफ 20 लाख रुपीज़ पर ईयर फॉर एक्सपोर्टर्स इन लो एक्सपोर्ट इंटेंसिटी और रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स टू लेवल दी प्लेइंग फील्ड। अब देखो ग्लोबली इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होगा। देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स तो आपको पता है हम हर कंट्री से साइन हो रहे हैं, ऐसे दबादब साइन हो रहे हैं। सो 9 हमारे एफटीएज ऑलरेडी कंक्लूड हो चुके हैं जिसमें आपकी 38 इकोनॉमीज कवर होती है। अब हमें प्रेफरेंशियल एक्सेस जब मिल रहा है तो हमें अपना यहाँ से ऑब्वियसली निर्यात भी तो बढ़ाना पड़ेगा। देन ट्रेड ग्रोथ, तो इंडिया में मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो है आपका फर्स्ट हाफ ऑफ फेब में डबल डिजिट ग्रोथ उसमें देखा गया है, और यूएस के टैरिफ भी हम जानते हैं कि वो भी रोल बैक हो रहे हैं। द नेक्स्ट इज इंडिया एज्यूम्स चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। तो अभी हमने देखा था मिलन आपका 2026 साथ में ही कंडक्ट हुआ था, तो वहीं पे हमें इसकी चेयरमैनशिप भी मिली है। तो 9th कॉन्क्लेव आपका कंडक्ट हुआ है जो विशाखापट्टनम में होस्ट हुआ था अलॉन्ग साइड योर एक्सरसाइज मिलन, और इसमें 33 कंट्रीज़ के नेवल लीडर्स ने पार्ट लिया था। ये इंडिया जो है वो 26 से 28 टर्म के लिए चेयरमैनशिप हमारे पास रहेगी, एंड जो हमारे एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वो आयंस की चेयर का रोल कार्यभार संभालेंगे। 2026 एडिशन का थीम क्या था? मैरीटाइम कॉपरेशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट। अब इसके साथ साथ जो फिलीपींस हैं उन्हें इंडक्ट कर लिया गया है आयंस में एज ऑब्जर्वर, और अब जो है टोटल आपके 35 मेंबर्स हो चुके हैं जिसमें से 25 मेंबर्स हैं और 10 ऑब्जर्वर स्टेटस में आपके आयंस में। और ओमान जो है उसने ऑफिशियली आयंस का वर्किंग ग्रुप ज्वाइन कर लिया है ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके रिगार्डिंग दिस 9th कॉन्क्लेव। इसके साथ साथ इंडिया ने अपग्रेडेड आयंस वेबसाइट भी लॉन्च की है। चलिए आयंस के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो आयंस आपका इंडियन नेवी ने कंसीव किया था इन 2008। ये एक वॉलेंट्री मल्टीलेटरल फॉरम है, मतलब हर कंट्री अपने मर्जी से ज्वाइन कर सकती है। और ये क्यों बनाया गया था? टू इंक्रीज मैरीटाइम कॉपरेशन अमंग द लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। और इसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि रीजन जो है इंडियन ओशन रीजन है उसकी सिक्योरिटी को मिलके मेंटेन करें, और जो भी रीजनल नेवीज़ हैं वो आपस में कॉपरेट करें, जो उनके बीच में जॉइंट एक्सरसाइजेज, और कोई भी अगर इस एरिया में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है तो उसका रिस्पॉन्स टाइमली हो सके, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हो सके। चलिए 25 मेंबर नेशंस हैं अभी इसमें, 10 ऑब्जर्वर्स हैं, और ये क्या है सब आपके 4 सब रीजन्स में डिवाइडेड हैं। साउथ एशियन रीजन है, देन वेस्ट एशियन, ईस्ट अफ्रीकन, एंड फाइनली और साउथ ईस्ट एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन। और इसके साथ साथ ऑब्जर्वर नेशंस हैं आपके 10, वो भी आप स्क्रीन में आपके गिवन है, आप पढ़ लीजिएगा।
देन वर्किंग ग्रुप्स क्या क्या इसके रहते हैं, सो स्पेशलाइज्ड वर्किंग ग्रुप्स हैं, उनके बेस पर ही आयंस आपका ऑपरेट करता है। सबसे पहले है मैरीटाइम सिक्योरिटी का वर्किंग ग्रुप, जो मैरीटाइम क्राइम इन सब पे आपके देखता है। देन सेकंड है आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स का वर्किंग ग्रुप। थर्ड है इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड इंटरऑपरेबिलिटी। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह जी लॉन्चेस 6,839 करोड़ रुपीज वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 एट नाथुनपुर विलेज इन असम। तो ये क्या है, विजन क्या है, ये स्कीम क्या है आपकी, प्रोग्राम क्या है। सो बेसिकली ना ये प्रोग्राम आपके फर्स्ट विलेजेस ऑफ इंडिया, तो आपने देखा है जैसे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया ऐसे ना लिखा होता था पहले बोर्ड्स पे, अगर कोई ना गया हो तो जो भी बॉर्डर विलेजेस होते थे तो उनका ना ऐसे लिखा होता था लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। अब ना चेंज हुआ है वो फोकस, उनको आप देखना बोर्ड्स पे भी चेंज हुआ है। लास्ट विलेज ऑफ इंडिया की जगह अब उन्हें फर्स्ट विलेजेस ऑफ इंडिया कहा जाता है, कि वहाँ से तो एंटर हो रहे हैं ना हम अपनी कंट्री में, तो उन्हीं पर फोकस करते हुए बॉर्डर विलेजेस के लिए ये आपका प्रोग्राम पहले 1 लॉन्च किया गया था, अब ये प्रोग्राम नंबर 2 है। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी बॉर्डर एरियाज़ हैं उनको अर्बन लेवल फैसिलिटीज़ देना, मतलब उनको डेवलप करना। एंड देखो ये जो है ना, ये रीजन्स बहुत ज़रूरी है अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें। सो इन्हीं के थ्रू नहीं तो इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो यहाँ के लोगों का बेसिकली डेवलप होना, हर चीज़ में नेशनल सिक्योरिटी में योगदान देना, इनको असिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। देन इसमें क्या है, आपकी अप्रोच है दैट एवरी एलिजिबल हाउस होल्ड इन दीज रिमोट एरियाज इज कवर्ड बाय सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स। स्कोप और फाइनेंशियल आउटले देख लेते हैं, तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सारा खर्चा इसका सेंटर करेगी और इसकी देख रेख भी, आपकी इम्प्लीमेंटेशन भी सेंटर ही देखेगी। एंड इसमें क्या है, आपके जो भी इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स से जुड़ते हुए विलेजेस हैं वो सारे कवर होते हैं। अब क्या है, आपका फ़ेज़ 1 जो था ना उसमें बेसिकली आपके नॉर्थर्न रीजन्स कवर्ड थे। अब फ़ेज़ 2 जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके बाकी एरियाज़ को कवर किया गया है। सो आउटले अब रहेगा फ़ेज़ 2 का आपका 6,839 करोड़ रुपीज़ इम्प्लीमेंट होगा अप टू फाइनेंशियल ईयर 28-29, और इसमें 1954 विलेजेस अक्रॉस योर 334 ब्लॉक्स इन 17 स्टेट्स एंड यूटीज़ रहेंगे। और स्टेट्स इस बार आपके अब पहले हमने नॉर्दर्न स्टेट्स पर कवर किया था, नॉर्दर्न रीजन पे, अब बाकी सब पर किया जाएगा, जैसे कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय। तो ये सारे स्टेट्स हैं आपके जिसके विलेजेस इंक्लूड किए गए हैं। तो अब इसमें यानी कि अभी स्कीम पूरे इंडिया पर कवर होगी। की फोकस एरियाज़ क्या क्या रहेंगे, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, बॉर्डर विलेजेस का लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जाएगा, लोकल हैंडीक्राफ्ट हर चीज़ को उठाया जाएगा, सोशल डेवलपमेंट की जाएगी और कल्चर भी उनका प्रिजर्व किया जाएगा। चलिए आपकी क्लास यहीं तक थी, और जैसे क्लास की शुरुआत में मैंने आपको बताया था आरबीआई ग्रेड बी के लिए ही नहीं, एसबीआई आईबीपीएस के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ऑफिसर लेवल के लिए, बेस्ट कोर्स है आपका बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हुए बहुत टाइम हो चुका है, अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी स्टार्ट कर लो। और इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिल जाती हैं, बेसिक टू एडवांस 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस है आशुतोष सर की। सिलेबस आपका कवर होगा सारा, नोट्स आपको मिलेंगे। कोर्स को लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और इसके 2 वर्जन हैं, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड आपका सब कुछ ऑनलाइन रहता है, 4899 पर अवेलेबल है, आपको बेस्ट प्राइस अवेलेबल है 55% डिस्काउंट के बाद। प्रो वर्जन में आपको सब कुछ ऑनलाइन तो मिलता है, प्लस आपको आरबीआई ग्रेड बी की फ़ेज़ 2 की बुक्स अवेलेबल होती हैं, होम डिलीवर होती हैं। तो अगर आप आरबीआई के लिए कर रहे हो तो आपके लिए प्रो वर्जन बेस्ट है, पर आप आईबीपीएस के लिए कर रहे हो या फिर एसबीआई के लिए कर रहे हो, पीओ के लिए, तो स्टैंडर्ड वर्जन आपके लिए बेस्ट है। प्रो वर्जन का प्राइस है आपका 8499 आफ्टर योर 60% डिस्काउंट। और आपको और कोई क्वेरी हो और कोई जानकारी आप चाहते हो हमारी टीम की तरफ से, तो आपके स्क्रीन पर आपका नंबर गिवन है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे।